बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सोर्सेज ऑफ लॉ को कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने लेजिस्लेशन को डिस्कस किया था, कस्टम को डिस्कस किया था। आज हम प्रेसिडेंट करने जा रहे हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ में क्या चीज़ करने जा रहे हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है। प्रेसिडेंट किसे कहते हैं, पता है? कोई आइडिया है? किससे बताएं? वो तो प्रेसिडेंट होता है, सदर को कहते हैं। हाँ, ये स्पेलिंग है इसके PRECEDENT, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कहते हैं अदालती फैसले को। अदालती फैसला या अदालती नज़ीर को। ठीक है। प्रेसिडेंट जो है ये लेजिस्लेशन के बाद कानून का जो है दूसरा बड़ा सोर्स है। ठीक है, जो अथॉरिटेटिव है नेचर में। समझ रहे हैं प्रेसिडेंट? अब प्रेसिडेंट क्या चीज़ है? प्रेसिडेंट अदालतों के फैसलों को कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अदालतों के फैसले भी कानून की ही हैसियत रखते हैं। अब जो कानून होता है, लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट में क्या फ़र्क है? बेसिकली इसमें फ़र्क यह है कि जो पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन होती है ना, वो होता है प्योर लॉ। वो क्या होता है? प्योर लॉ होता है। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? बेयर एक्ट। बेयर एक्ट। ठीक है, वो क्या है? बेयर एक्ट, प्योर लॉ कहलाते हैं। ठीक है। अब इन लॉज की जो इंटरप्रिटेशन होती है, क्या लफ्ज़ यूज़ होता है? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ भी कहते हैं इसे, या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट भी कहते हैं। ठीक है जी। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ क्या है? कानून की ताबीर व तशरीह। कानून की ताबीर व तशरीह कौन करता है? ये अब हमारे जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो करती हैं। ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का जो इख्तियार है वो किसके पास है? हमारी जो आला अदालतें हैं। उन आला अदालतों में कौन कौन सी अदालतें शामिल हैं? कौन कौन सी जो अदालतें हैं वो जिनके प्रेसिडेंट, जिनके फैसले जो क्या है एज ए लॉ उनको या एज ए सोर्स ऑफ लॉ जिनको ट्रीट किया जाएगा, वो कौन कौन सी अदालतें हैं? उनमें सबसे पहले जो हमारी अपेक्स कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी जो अदालत है जिसको ये इंटरप्रिटेशन का इख्तियार हासिल है वो फेडरल शरीयत कोर्ट। फेडरल शरीयत कोर्ट, समझ रहे हैं? इसको FSCB इसका शॉर्ट एब्रीवेशन है। ठीक है, इसका FSC। और किसके पास है? हाई कोर्ट्स हमारी जितनी भी हैं, हाई कोर्ट्स पाकिस्तान में जितनी हैं उसमें लाहौर है, सिंध है। ठीक है जी, कोयटा है, कोयटा और बलूचिस्तान। ठीक है जी। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट का इख्तियार किसके पास है? कानून की तबीर व तशरीह करने का इख्तियार किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। जितनी भी हमारी हाई कोर्ट्स हैं उसमें लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, कोयटा, बलूचिस्तान, FSC फेडरल शरीयत कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये जो अदालतें हैं इनको कानून की ताबीर व तशरीह करने का इख्तियार है। कानून की ताबीर व तशरीह करते हुए ये आला अदालतें जो भी फ़ैसला देंगी जिसमें किसी नए रूल को, किसी प्रिंसिपल को ले डाउन किया जाएगा, वो फ़ैसला क्या कहलाएगा? प्रेसिडेंट कहलाएगा। फ़ैसला वो क्या कहलाएगा? प्रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है। और ये प्रेसिडेंट देने का या कानून की इंटरप्रिटेशन करने का जो इख्तियार है सिर्फ इन अदालतों के पास है। लोअर कोर्ट्स जितनी भी हैं हमारी, इनके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं उनको ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का इख्तियार नहीं है। समझ रहे हैं? अच्छा, मैं अब आपको बता रहा था कानून बेयर एक्ट्स की सूरत में होता है। जो हमारी लेजिस्लेशन होती है, जो हमारी पार्लियामेंट करती है, वो क्या होता है? बेयर एक्ट्स की सूरत में मौजूद होता है। ठीक है। अच्छा, अब उसको
इंटरप्रिटेशन किस तरह होती है, बाज़ मामलात में कानून क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है, साइलेंट होता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। QSO कानून शहादत ऑर्डर जो है 1984, कानून शहादत 1984 में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 164, ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 का आर्टिकल है 164। वो आर्टिकल 164 कहता है कि जो भी एविडेंस मॉडर्न डिवाइसेस के थ्रू कलेक्ट की जाएगी वो एविडेंस क्या होगी, एडमिजेबल होगी, ठीक है, एडमिजेबल होगी। ये ऑर्डर कब बना, 1984 में। वहाँ पे मॉडर्न डिवाइसेस का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, ठीक है। अब मॉडर्न डिवाइसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये उस हवाले से कानून क्या है, खामोश है, साइलेंट है, ठीक है। अब जब ये ऑर्डर बना था 1984 में, तो इस 164 की जो अदालतों ने इंटरप्रटेशन की थी, उनकी जो ताबीर व तशरीह की थी आला अदालतों ने, उन्होंने कहा था कि मॉडर्न डिवाइसेस में हमारा जो टीवी है, रेडियो है, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह, ये क्या है, ये मॉडर्न डिवाइसेस कहलाएंगी, ठीक है। इन चीज़ों के थ्रू जो भी एविडेंस कलेक्ट होगी वो क्या होगी, एडमिजेबल होगी। ये कब की बात है, 1984 की। ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वो किसी जजमेंट में ये फैसला दिया कि मॉडर्न डिवाइसेस में ये चीज़ें शामिल हैं। अब कानून तो उसके हवाले से कानून ने बता दिया इसमें मॉडर्न डिवाइसेस शामिल हैं। मॉडर्न डिवाइसेस कौन कौन सी होंगी, ये वक्त के साथ साथ क्या है, जो अदालतों के फ़ैसले हैं या अदालतों ने ऑब्ज़र्व किया कि मौजूदा हालात वाक़यात में ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, मॉडर्न डिवाइसेस में शामिल हैं। ये तब के वक्त की बात है, 90s की दहाई की। अब क्या उसकी इंटरप्रिटेशन जो आई है, आला अदालतों ने कहा है कि मॉडर्न डिवाइसेस में, क्योंकि तब जब अदालतों ने इंटरप्रिटेशन की थी उन्होंने बताया था कि मॉडर्न डिवाइसेस टीवी वगैरह शामिल है, लेकिन अब क्या है, अब दौर जदीद है। मॉडर्न डिवाइसेस में अब क्या है, आपका जो मोबाइल है वो भी उसमें शामिल हैं, ठीक है, आपका लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप वगैरह, आईफोन, आईपैड वगैरह जो भी है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में शामिल हैं, मॉडर्न डिवाइसेस में शामिल हैं, ठीक है। ये आपको एक एग्जांपल दिया इंटरप्रिटेशन की कि अदालत किस, अब जो अदालतों ने ये जो फैसला दिया कि जिसमें ये मॉडर्न डिवाइसेस अब मौजूदा वक्त में शामिल हैं, वो क्या है, एक तरह का एक असूल बन गया है कि ये फ़लाँ चीज़ भी जो क्या है वो मॉडर्न डिवाइसेस में शामिल है। तो वो जो अदालत का वो फैसला जिसने अदालत ने ये कहा कि ये फ़लाँ जो आपके डिवाइसेस हैं ये मॉडर्न डिवाइसेस हैं मौजूदा वक्त में, वो क्या कहलाया, प्रेसिडेंट कहलाया या नज़ीर कहलाया मौजूदा वक्त में, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ, सिंपल इसकी समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कानून शहादत ऑर्डिनेंस का जो आर्टिकल 3 है ना, आर्टिकल 3 कहता है कि हर बंदा गवाही दे सकता है। क्या कहता है, हर बंदा गवाही दे सकता है। अगर वो कोई सवाल समझ के उसका समझदारी के साथ जवाब देता है तो वो समझा जाएगा कि वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है, ठीक है। हर बंदा गवाही दे सकता है अगर उसको जो सवाल पुट किए जाएं वो उसका रैशनैलिटी के साथ या रैशनली उसका जवाब दे, वो क्या है, एक कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। अब आर्टिकल 3 ने ये तो बता दिया कि फ़लाँ जो बंदा मतलब कि रैशनली आंसर देगा तो वो क्या है, कॉम्पिटेंट टू एविडेंस के लिए क्या है, टेस्टिमनी के लिए क्या है, वो कॉम्पिटेंट है। अब उसमें हर बंदे का बता दिया, लेकिन उसमें एज का नहीं बताया, ये भी नहीं बताया कि मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी उसमें इस चीज़ की कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। सिर्फ उन्होंने ये बता दिया हर बंदा क्या है, एविडेंस दे सकता है, ठीक है। अब इस पे सवाल उठे कि कौन मतलब कि फ़ैसला दे सकता है, एविडेंस दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास 1990 में एक मतलब के केस आया जिसमें जो है ना एक बच्चे की एविडेंस, बच्चा था किसी केस में इन्वॉल्व, तो बच्चे को लेके आ गए, ठीक है, बच्चे को ले गया, उसकी एविडेंस को देखा गया, परखा गया। अच्छा, फिर क्या हुआ कि उससे जो सवाल पूछे गए, किसी ने कहा कि ये तो बच्चा है, ये तो जवाब दे ही नहीं सकता, ठीक है, कोई ये जवाब दे ही नहीं सकता, ठीक है। फिर क्या देखा उसमें, सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल ले डाउन किया, उसने ये कहा कि बच्चा भले ये 7 साल का है लेकिन ये इस काबिल है कि कोई इससे जो सवाल पूछा जाए समझदारी के साथ ये जवाब दे सके, ठीक है, ये रैशनल आंसर दे सके, तो ये क्या है, कॉम्पिटेंट विटनेस है। तब से क्या हुआ कि अदालत का जो फैसला है वो ये एज ए लॉ कोड होने लगा कि जो 7 साल का बच्चा होगा उसकी जो गवाही होगी वो क्या होगी, एडमिजेबल होगी। कानून शहादत ऑर्डर में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि 7 साल का बच्चा गवाही दे सकता है, लेकिन क्या ये अदालत का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें
कहा कि ये 7 साल का बच्चा, कि 7 साल का बच्चा उससे जब आंसर किए जाएँ वो अपना नाम पता सारा कुछ बता सकता है, या उसने जो अपनी आंखों से देखा हो, जो फैक्ट्स देखे हों, जो हालात देखे हों, वो उनको बता सकता हो, तो उसकी एविडेंस क्या होगी, एडमिसेबल होगी। ठीक है। अब सवाल ये है, क्या डीफ जो होते हैं, गूंगे बहरे होते हैं, जो गूंगे बहरे होते हैं या जो बोल नहीं सकते, क्या वो एविडेंस दे सकते हैं? सवाल, एक क्वेश्चन है। आंखों से देखा है, ऑब्वियसली अगर उसने आंखों से देखा है, मैटर आंखों से देखना है, देखने का है, तो वो एविडेंस दे सकता है। अगर मैटर ऐसा है जो कानों से सुनने के लिए हो, कि उसने किसी ने किसी के मतलब कि उसके किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कोई ऐसे लफ्ज़ अदा किए हुए हैं जिनका ताल्लुक क्या है, सुनने से है, रखता हो, तो अगर वो सुन नहीं सकता तो फिर उसकी एविडेंस क्या होगी, एडमिसेबल नहीं होगी। ठीक है। डी फॉर डम जो होते हैं वो उनके एविडेंस क्या होगी, एडमिसेबल होगी अगर सर्कमस्टांसेस उसको परमिट करते हो। तो इसके हवाले से भी कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं। वो जजमेंट्स क्या कहलाएंगी, प्रेसिडेंट कहलाएंगी। ठीक है। अब ये बता दिया कि लॉ जो होता है वो प्योर फॉर्म में मौजूद होता है, उसकी इंटरप्रटेशन कौन करती हैं, उसकी इंटरप्रटेशन अदालतें करती हैं, और अदालतें जो इंटरप्रटेशन करती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रेसिडेंट कहलाते हैं। ठीक है। इसको रिमूव कर दूं मैं। अदालत का हर फैसला जो होगा वो प्रेसिडेंट नहीं कहलाएगा अनटिल अनलेस उसमें किसी रूल को ले डाउन ना किया गया हो, या उसको रिपोर्टिंग के लिए उसको रेकमेंड ना किया गया हो। ठीक है। हर अदालत का हर फैसला रिपोर्टेड जजमेंट नहीं होती। अदालत का हर फैसला क्या है, रिपोर्टेड जजमेंट नहीं होती। जिसमें कोई रूल ले डाउन, कोई असूल वजह किया गया हो, हमेशा वही जजमेंट क्या होती है, रिपोर्ट होती है, और वही फैसला रिसालों में छपता है, डाइजेस्ट में छपता है। ठीक है। अच्छा, अब इनकी अहमियत के हवाले से मैं आपको बता दूं, रिपोर्टेड जजमेंट के हवाले से मैं बता दूं। ठीक है। हम जो बेयर एक्ट है, हम जितना इसको पढ़ लें, रटू तोते बन जाएं, ठीक है, हमने पढ़ लिया, उसको समझ लिया, जब तक हम अदालतों के फैसले ना पढ़ लें तब तक हम काबिल वकील बन ही नहीं सकते। तब तक हम काबिल वकील बन ही नहीं सकते। जिस तरह लाइसेंस लेने का तरीकाकार होता है ना, हमने लोअर कोर्ट का लाइसेंस लेना है, उसके बाद हाई कोर्ट का लाइसेंस लेना है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस लेना है। ठीक है। अब अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस लेना है ना, पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 2500-2600 टोटल सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं पूरे पाकिस्तान में। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस लेना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी 10 रिपोर्टेड जजमेंट्स होनी चाहिए। कितनी? कम अज़ कम आपकी 10 रिपोर्टेड जजमेंट्स होनी चाहिए, तब जाके आप सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल होंगे। समझ रहे हैं ना? मतलब कि आपके 10 ऐसे फ़ैसले होने चाहिए जो बाकायदा रिसालों में, कानून की किताबों में छपे हों। ठीक है। तब आप जाके सुप्रीम कोर्ट के वकील बन सकते हैं। आप इनको जितना फ़ैसलों को पढ़ेंगे, कानून का एक आर्टिकल, कोई भी सेक्शन आप उसको 100 दफ़ा पढ़ेंगे ना, तो 100 दफ़ा हर दफ़ा उसका कोई ना कोई नया रुख आपके सामने आएगा, नया उसमें कोई नई चीज़ आपके सामने आएगी। समझ रहे हैं ना? तो 10 रिपोर्टेड जजमेंट्स की अहमियत के हवाले से बता रहा हूँ। आ जाएँ। अदालतों के जो फ़ैसले होते हैं ना, ये वकील बनता ही इनको पढ़ के है। सिर्फ एक्ट ऑर्डिनेंस वगैरह पढ़ के आप नहीं बन सकते अनटिल अनलेस आप जो क्या है फ़ैसले उनको पढ़े ना, तब तक आप एक काबिल वकील नहीं बन सकते। क्योंकि उसमें कानून की उसमें इंटरप्रटेशन होती है अदालतों, फैक्ट सर्कमस्टांसेस के हवाले से, उस लिहाज से कानून को इंटरप्रेट किया होता है अदालतों ने अपने फ़ैसलों में। जब आप पढ़ेंगे तो फिर आप जाके कम्पिटेंट वकील बनेंगे। ठीक है। इसकी मैं आपको सादा एग्जांपल देता हूँ। हम कुरान पाक पढ़ते हैं ना, कुरान पाक पढ़ते हैं, जब उसका अरबी में है ना, उसकी तिलावत के साथ साथ उसका तर्जमा भी होता है, लेकिन क्या है, उसको कुरान पाक को समझने के लिए हमें क्या है, तफसीर में जाना पड़ता है। इसकी तफसीर क्या है, अहादीस में जाना पड़ता है, इसकी अहादीस फ़लाँ हवाले से ये अहादीस है, उसमें जाना पड़ता है। वो भी एक तरह की कानून की कुरान पाक की क्या है, इंटरप्रटेशन है। ठीक है। इसी तरह आपको जो कानून होगा, जो लेजिस्लेशन होगी, उसको समझने के लिए आपको किस में जाना पड़ेगा, आपको प्रेसिडेंट में जाना पड़ेगा, फ़ैसलों में जाना पड़ेगा। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देखते हैं प्रेसिडेंट की क्या है।
डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट के सादा लफ्ज़ों में तो हमें समझ आ गई, अदालतों के फ़ैसले हैं। अब जो ज्यूरिस्ट है इसकी डेफिनेशन को किस तरह लेते हैं। प्रोफेसर ऑसबोर्न ने प्रेसिडेंट किसकी डेफिनेशन है, ये प्रोफेसर ऑसबोर्न है, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या है, इसमें कहता है कि प्रेसिडेंट इज अ जजमेंट और डिसीजन ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ। प्रेसिडेंट इज अ जजमेंट और DECI डिसीजन। अच्छा, प्रेसिडेंट इज अ जजमेंट और डिसीजन ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ क्या आगे इसको कर लें, कोर्ट ऑफ लॉ cited as an authority for deciding a similar set of facts, cited as an authority for similar set of facts। ये क्या कहलाएगा, सिमिलर सेट ऑफ फैक्ट्स के लिए प्रेसिडेंट इज अ जजमेंट और डिसीजन ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ साइटेड एज एन अथॉरिटी फॉर सिमिलर सेट ऑफ फैक्ट्स। क्या है, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ का फैसला जिसको बतौर नज़ीर उस जैसे सिमिलर फैक्ट्स में कोड किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, अथॉरिटी कहलाएगा, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, प्रेसिडेंट का एज अ अथॉरिटी जब उसको कोड किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। इसकी क्या है, ये क्या है, अच्छा इसकी आ गई समझ। क्या है, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ का फैसला, जजमेंट या डिसीजन जब सिमिलर सेट ऑफ फैक्ट्स के लिए एज ए अथॉरिटी उसको कोड किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, प्रोफेसर ऑसबोर्न ने इसको दिया हुआ है जूरिस्प्रूडेंस में, इसकी बुक में। कर दूँ इसको, रिमूव कर दूँ। अब इसकी नेचर की बात करते हैं कि इसकी नेचर किस तरह होती है, प्रेसिडेंट की नेचर। नेचर की इसके हवाले से कहते हैं यूरिस्ट, क्या है, प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूटिव इन नेचर, नॉट एब्रोगेटिव इन डिग्री। अब इसकी नेचर के हवाले से क्या है कि ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव है नेचर में, नॉट एब्रोगेटिव इन डिग्री। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो प्रेसिडेंट होते हैं इससे कानून या असूल जो है वज़ा किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ना कि इसमें कानून या कोई भी असूल जो है उनको ख़त्म किया जाता है। इसमें कानून जिस तरह लेजिस्लेशन में होता है ना, लेजिस्लेशन में क्या है, उसमें कानून नए भी बनाए जाते हैं, उनमें कानून पुरानों को ख़त्म भी कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो आपके प्रेसिडेंट हैं उसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सिर्फ क्या है, असूल वज़ा किया जाते हैं, ठीक है, इसमें ख़त्म नहीं किए जाते हैं। इसलिए ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव इन नेचर। नेचर में ये जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं ये क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव होते हैं, समझ रहे हैं। इससे क्या है, असूल वज़ा किए जाते हैं, ना कि उनको ख़त्म किया जाता है एज़ कम्पेयर टू लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन में क्या होता है, कानून बनाए भी जाते हैं, उनको ख़त्म भी किया जाता है, उनको आर्टिकल रिपील का इख्तियार क्या होता है, लेजिस्लेशन में होता है। इसमें ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ये इसकी नेचर आ गया। अब हम ना